गाइस वेलकम बैक, दिस संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडू मंत्रा और यहाँ पर हम करने वाले फटाफट से हमारा चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रीजन बिहाइंड वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो आपको पता है कि कार्बन जो है वो, चाहे हम जो भी चीज़ देखते हैं हमारे आसपास में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, और जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें, चाहे हम अपने न्यूट्रिएंट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, या फिर जो सबसे ज़्यादा पोल्यूशन करने वाला जो प्लास्टिक है, ये सब कुछ क्या है, कार्बन से बना हुआ। इनका मेन जो एलिमेंट है वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है, और उसी कार्बन की यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं। उसका एक सबसे यूनिक और सबसे वर्सेटाइल नेचर क्या है कि वो बहुत सारे कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। बहुत सारे मतलब बहुत ही ज़्यादा। बाकी सब सारे एलिमेंट्स का कंपाउंड्स को आप एक तरफ रख दो और सिर्फ कार्बन कंपाउंड्स की कैटेगरी को एक तरफ रख दो, तो जो नंबर होगा ना कार्बन कंपाउंड्स के, नंबर जो होंगे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इज ऑलवेज एक्सीडिंग, ठीक है, जो नॉन कार्बन कंपाउंड्स हैं उनके कंपैरिजन में। तो इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, ये वर्सेटाइल नेचर है। इसके पीछे कारण क्या है, इतने सारे कंपाउंड क्यों फॉर्म कर पाता है? तो 4 कारण है: टेट्रा कोवेलेंसी, कैटिनेशन, पॉलीमराइजेशन, आइसोमेरिज्म। टेट्रा कोवेलेंसी, टेट्रा यानी 4, कोवेलेंसी यानी कोवेलेंट बॉन्ड यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के पास जो उसकी वैलेंसी है उसकी 4 है, आपको पता है 2,4 उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंसी 4 है, और वो सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग ही कर सकता है, यानी सिर्फ और सिर्फ कोवेलेंसी ही कर सकता है। इसी को बोलते हैं टेट्रा कोवेलेंसी। याद रखना, ये कार्बन की एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है, किसी भी दूसरे एलिमेंट में ये प्रॉपर्टी पाई नहीं जाती कि भाई वो ना तो गिव एंड टेक कर सके, सिर्फ शेयरिंग कर सके, ठीक है। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है तब क्या दिक्कत आती है कि भाई उतनी ज़्यादा एनर्जी खर्च करने के लिए कार्बन जो है सक्षम नहीं है। कार्बन इज अ स्मॉल एटम, कैन नॉट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन को देना ही नहीं, एनर्जी स्पेंड करना, और 4 इलेक्ट्रॉन देना इज नॉट पॉसिबल। 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने में दिक्कत क्या है? कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स है, ऑलरेडी वो 6 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर रहा है। 4 और इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे 8 करने के लिए, तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 6 प्रोटॉन्स के नॉट होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग करता है कार्बन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से कार्बन जो है बहुत सारे कंपाउंड फॉर्म कर पाता है। कैटिनेशन इज व्हाट? Property of direct bonding between atom of same element to form long chain, branches, ring structures। ये इसी को हम कैटिनेशन कहते हैं। ये वाली प्रॉपर्टी और भी एलिमेंट्स में होती है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम में होती है, जिससे कि जैसे यहाँ पर देखो कार्बन है ना, कार्बन कार्बन से ही लिंक करके लंबे 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 ब्रांचेस, चेन, इस तरह की चीज़ें फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इसी को कैटिनेशन कहते हैं। रिंग बना सकता है, सब कुछ, मतलब क्लोज स्ट्रक्चर वो देखेंगे अपन, ठीक है। पॉलीमराइजेशन क्या है? आपने सुना होगा 7th 8th क्लास में कि भाई प्लास्टिक इज पॉलीमर। तो पॉलीमर जैसे कि मान लो पॉलीथीन कहते हैं हम, तो पॉलीथीन क्या है? कार्बन के छोटे छोटे कंपाउंड्स यानी मोनोमर्स, मोनो मतलब सिंगल स्मॉल मॉलिक्यूल, स्मॉल यूनिट्स, मोनोमर सिंगल ईथीन स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ईथीन, बहुत सारे ईथीन आपस में लिंक करके लंबे ईथीन जो है आपस में लिंक करके पॉलीथीन बना लेगा, ठीक है। ऐसे ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर एस्टर जो है वो मिला के पॉलिस्टर बना लेते हैं। पॉलिस्टर के कपड़े आपने सुने होंगे। तो ये जो है कार्बन के कई सारे कंपाउंड्स में ये प्रॉपर्टी है पॉलीमराइजेशन अंडरगो करने की, ठीक है। तो जिसमें मोनोमर्स जो है वो आपस में लिंक अप कर दिए जाते हैं टू फॉर्म पॉलीमर्स, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म क्या है? कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जैसे मान लो कि मैं बात करता हूँ पेंटेन की, तो पेंटेन है C5H12। अब यही पेंटेन जो है वो अलग अलग तरीके से लिंक अप, C5H12 ही रहेगा पर कभी सीधा होगा, कभी इधर उधर से लिंक, कभी ब्रांच बन जाएगा, C5H12 ही होगा। तो ये जो है, ये क्या है? दिस इज आइसोमेरिज्म। और ऐसे कंपाउंड्स को जो सेम फॉर्मूला कैरी करते हैं पर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको आइसोमर्स कहा जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ ब्यूटेन, C4, कार्बन 4 वाले, तो कार्बन 4 वाले देखो 1 2 3 4 सीधे लिंक कर लेंगे तो ऐसे भी रह सकते हैं। और मान लो एक जो है वो यहाँ से आ गया, 1 2 3, और ये चौथा यहाँ पर ब्रांच में निकल गया, तो ऐसे हो सकता है। हाइड्रोजन जो है, आपको पता है कि भाई हर कार्बन में 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, तो उस हिसाब से 4 डंडे दिखने चाहिए, ठीक है। तो जितने बचे हुए वो सब हाइड्रोजन के होंगे। हम यहाँ पर मेजरली हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, उनको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उसके बारे में हम आगे देख ही रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है भाई? कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को सबसे, मतलब जो मॉलिक्यूल है वो हम कैसे दिखाते हैं? यहाँ पर हम दिखाते हैं उसको, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है बस वही दिखाया जाता है और उसकी बॉन्डिंग दिखाई जाती है। तो बीच अंदर के इलेक्ट्रॉन, जैसे कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर देखो ये कार्बन है, इसके 4 वो पिंक वाले समझ लो, तो 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं।
और हाइड्रोजन एक एक आया, चारों साइड से एक एक बॉन्ड बनाया और ये जो है CH4 यानी मीथेन बना है। इसी को हम नॉर्मल लाइन स्ट्रक्चर में कैसे दिखाते हैं, लाइन स्ट्रक्चर में हम ऐसे C दिखाएंगे और चारों तरफ से एक एक डंडा दिखा के और H दिखा देंगे, दिस इज CH4। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है। तो इसमें आप काउंट कैसे करोगे भाई, कार्बन का ऑक्टेट पूरा है क्या, हाँ देखो कार्बन की सर्कल देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। हाइड्रोजन के ड्यूप्लेट्स पूरे हैं क्या, यस देखो इसका भी 1 2, इसका भी 1 2, इसका भी 1 2, इसका भी 1 2। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, देखिए एक फर्स्ट ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है। और ये मीथेन हो गया। ये C2H6 कौन सा है, ये इथेन का स्ट्रक्चर है। इसमें भी हर हाइड्रोजन जो है कार्बन के साथ देखो यहाँ पर कैसे बॉन्ड बना के और फिर सब देखो ड्यूप्लेट भी पूरा है, ऑक्टेट भी पूरा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख पाओगे। और वैसे ये H2 वाला स्ट्रक्चर है, डायटोमिक हाइड्रोजन वाला, ठीक है, जिसमें दोनों ने अपनी ड्यूप्लेट शेयरिंग करके पूरी कर ली है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लो। अब इसमें ना मैंने जब क्या किया है ना कि जैसे इस एटम का भी मैंने डॉट से दिखा दिया, इसका भी डॉट से दिखा दिया है। असल में टेक्स्ट बुक में तुमको इलेक्ट्रॉन डॉट में डॉट और क्रॉस यूज़ किया गया है। तो जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पर कार्बन का ये थोड़ा अब मेरे पास कलर है तो मैं अलग दिखा पा रहा हूँ, तुम सेम कलर से यूज़ करो तो थोड़ी दिखा पाओगे कौन सा किसका इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए क्या करते हैं, जैसे मैंने ये पिंक वाला लिया है ना, उस पिंक वाले को तुम क्रॉस ले लेना, तो वो क्या हो जाएगा, क्रॉस मतलब कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और डॉट मतलब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से देखो ऑक्सीजन का भी ये डबल बॉन्ड वाले में, सिंगल बॉन्ड है तो देखो एक एक इलेक्ट्रॉन आया, आमने से एक इलेक्ट्रॉन, सामने से एक इलेक्ट्रॉन। डबल बॉन्ड है जैसे ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ट्रिपल बॉन्ड जैसे नाइट्रोजन में तो 3 आ जाएंगे और ऐसे करके ऑक्टेट्स पूरे कर लेते हैं। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इसमें आप काफ़ी सारा प्रैक्टिस कर सकते हो, साइक्लोअल्केन का भी आता है, वो सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो बना हुआ है, वो आप चेक कर लेना। आगे देखो IUPAC नॉमेनक्लेचर क्या है, ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये कार्बन इतने सारे कंपाउंड्स फॉर्म करता है, कॉमन नेम याद रखना आसान नहीं है। तो एक रूल बनाया गया IUPAC द्वारा, इस संगठन द्वारा, और यहाँ पर इस रूल में हम बहुत ईजी तरीके से कार्बन के कंपाउंड्स को याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीफिक्स और सफिक्स 2 चीज़ होती है, आपस में जोड़ के वो संधि विच्छेद टाइप होता है ना, तो जोड़ के आपस में वर्ड्स बनते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कार्बन के नंबर कितने कार्बन है उस हिसाब से मैं जब मीथेन इथेन बोल रहा हूँ तो कहाँ से बोल रहा हूँ, कार्बन जब 1 है तो मीथ, 2 है तो ईथ, 3 है तो प्रॉप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, 10 है तो डेक, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपके याद हो गए। और बस उसके आगे जो सफिक्स लगाना है उसके आगे की तरफ वो यहाँ पर याद रखो कि अगर हर कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड कार्बन के बीच में है तो आगे सफिक्स लगेगा ANE एन, ठीक है। डबल बॉन्ड है तो ईन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। तो जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ठीक है सर ये क्या बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो फिर ये चीज़ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पर देखो 1 2 3 4 कार्बन है, 4 कार्बन मतलब ब्यूट, तो यहाँ पर आ जाएगा ये ब्यूट और सब में सिंगल बॉन्ड लगा है तो ये हो गया एन। तो ये स्ट्रक्चर का नाम कहेंगे ब्यूटेन। बाकी जो डैश डैश बाहर की तरफ है वो सब में एक H लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 5 कार्बन है तो ये हो जाएगा पेंट एन, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड हो बाई चांस, यहाँ पर क्या कर लिया हमने कि भाई ये वाला जो है ना इधर डबल बॉन्ड एक लगा दिया, तो डबल बॉन्ड आ गया, जैसे एक डबल बॉन्ड आ गया सीधे क्या हो गया, ईन हो गया। तो ये हो गया पेंट और ईन, पेंटीन हो गया। ये ट्रिपल बॉन्ड है तो पेंटाइन हो जाता, ठीक है। और याद रखो अगर यही डबल बॉन्ड अंदर आ जाएगा, सेकंड कार्बन पे आ जाएगा तो ये 2 पेंटीन हो जाएगा, ठीक है। नंबरिंग वहां पर शुरू हो जाती है IUPAC के रूल्स में, वो हम आगे और देख रहे होंगे, टेंशन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हम एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन की बात करें, कार्बन के एलोट्रोप्स की, और हम बात करते हैं डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन, ये 3 एलोट्रोप्स है। व्हाट आर एलोट्रोप्स, तो भाई एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, फिजिकल अलग अलग रूप होते हैं, ठीक है। तो केमिकली तो वो कार्बन ही है, पर वो अपने आप को कैसे अरेंज कर रहा है उसके अंदर, ठीक है, उसके बेसिस पे वो अलग अलग फिजिकली अपीयर करता है। तो जैसे डायमंड इज ऑल्सो एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट भी एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, और एक ये लेटेस्ट एलोट्रोप है फुलरीन जो डिस्कवर किया गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ऐसा फुटबॉल की स्ट्रक्चर की तरह होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा ना तुमको दिया नहीं है, तुमको सिर्फ ये बोला, जैसे एग्जांपल है C60। तो ये C60 में क्या होता है, देखो इसमें हेक्सागॉन्स बने हैं, और देखो ये हेक्सागॉन है, ये हेक्सागॉन है, यहाँ पे पेंटागॉन है। तो एक पेंटागॉन है और उस पेंटागॉन के आसपास में बहुत सारे ऐसे सारे हेक्सागॉन्स हैं। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। ये है क्या सर, ये कार्बन का एटम ही है। तो ये एटम जैसे एक कार्बन देखिए यहाँ पर 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा, तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से पूरा ये स्पेरिकल स्ट्रक्चर ये बन रहा है, ठीक है।
और इसमें पेंटागन और हेक्सागन जैसे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर दिख रहे हैं C60 में, ऐसे C80, C1, तो बहुत सारे यहाँ पर हो सकते हैं। हम ज़्यादा इसमें ना क्वेश्चन आते हैं डायमंड और ग्रेफाइट के ऊपर। तो डायमंड और ग्रेफाइट में क्या है, डायमंड में आप देखोगे, डायमंड के बारे में पता है कि भाई हार्डनेस जबरदस्त होती है इसकी, भाई हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है इसको। तो क्यों, यहाँ पर देखो हर एक कार्बन जो है ना 4 कार्बन से जुड़ा होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 ही होती है। तो एक कार्बन इधर एक जोड़ा, इधर एक जोड़ा, एक कार्बन से नीचे अटैच हुआ, एक कार्बन से ऊपर अटैच हुआ, तो इतना सॉलिडली मतलब उसका सारा बॉन्ड पूरा हो गया है कि वो बहुत ही रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म कर लेता है। और एक उसी वजह से डायमंड जो है वो हार्डेस्ट माना जाता है, क्योंकि वो काफ़ी स्टेबल स्ट्रक्चर ये बना लेता है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एवरी कार्बन इज अटैच टू 4 कार्बन एटम्स। वैसे अगर मैं बात करूँ ग्रेफाइट की 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुमको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रॉन कंडक्टर है, बीइंग अ नॉन मेटल होने के बावजूद वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर सकता है। कैसे, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पर 3 वैलेंसीज ने बॉन्डिंग फॉर्म करी है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे ये एक लेयर है, इसमें देखो ये 2 अलग अलग लेयर्स है। तो जैसे ये ग्रेफाइट का लेयर देखो, हर कार्बन एक डॉट जो है वो 3 डॉट से जुड़ा हुआ है, तो यानी 3 सिंगल बॉन्ड यहाँ पर फॉर्म किए हैं, यानी कार्बन का चौथा बॉन्ड फ्री है, चौथा इलेक्ट्रॉन फ्री है। हर एटम में से लगभग अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो वो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन कर पाता है। कार्बन की दूसरी खास बात, ग्रेफाइट की दूसरी खास बात है ना, ये बहुत स्लिपरी होता है। तो आप देख सकते हो कि एक लेयर बॉन्डिंग का एक लेयर है, ऐसे दूसरा लेयर है, ऐसे और लेयर होंगे। हर लेयर के आपस में ना बहुत हल्के बॉन्ड से, जो हल्के फोर्स से अटैच रहते हैं, मतलब कोई अटैचमेंट है ही नहीं। तो एक लेयर दूसरे पे काफ़ी स्लिप करता है, काफ़ी स्लिपरी होता है। तो ग्रेफाइट को ना मशीनरीज के अंदर ना ड्राई लुब्रिकेंट की तरह यूज़ किया जाता है। जैसे आपने देखा हो कैरम के ऊपर जो है पाउडर के साथ लुब्रिकेशन करता है कैरम के ऊपर, तो वैसे यहाँ पर ये कैरम में नहीं यूज़ किया था। ऑफकोर्स मशीनरी में ड्राई लुब्रिकेंट जहाँ पे यूज़ होगा वहाँ पर ग्रेफाइट इस्तेमाल हो जाएगा, इसी क्या बोलते हैं, इसी स्लिपरी नेचर की वजह से। इसके बाद बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड की बात करें, 4 मेन रिएक्शंस आपको यहाँ पर याद रखने हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना, इसको मैं फिर से ले आऊँगा, इसको चिंता नहीं करो, ये वाला मेरे को लास्ट बताना है। केमिकल प्रॉपर्टी में कॉम्बिनेशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन नहीं, कंबस्शन मतलब क्या होता है, बर्निंग। तो यहाँ पर आप देखोगे ना कार्बन के कंपाउंड्स कई सारे बहुत ही अच्छे फ्यूल्स होते हैं। ठीक है, आपको पता होगा C+O2 गिविंग CO2। तो ये यहाँ पर कार्बन के जो भी कंपाउंड्स हैं, जैसे मीथेन इज ऑल्सो अ गुड फ्यूल। तो मीथेन CH4 प्लस ऑक्सीजन गिव CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। यहाँ पर देख लो ये जो अपना इथेनॉल है C2H5OH प्लस ऑक्सीजन यानी O2 है ना, हर जगह ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब वही O2 होगा, और गिविंग CO2 H2 एंड हीट एंड लाइट। इसको बैलेंस करना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, बैलेंस कर सकते हो आप। ऑक्सीडेशन की बात करें अगर हम, तो ऑक्सीडेशन में ये जो रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये इसमें आपको याद रखना होता है किस चीज़ का ऑक्सीडेशन की बात हो रही है। मतलब इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट होने का, अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर देखो C2H5OH, ठीक है, C2H5OH ये आपका इथेनॉल का फॉर्मूला है, और CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड बन गया। कैसे बना, ठीक है, सो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड K2Cr2O7 हीट किया जाता है। ठीक है, और ये वाला जो, या फिर आइदर दिस और अल्कलाइन KMnO4, K2Cr2O7 यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। तो या तो ये रखो या तो ये रखो, इसके हाथ में हीट करो। ठीक है, तो ये जो है ना ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। ये आता है क्वेश्चन, ये क्या करते हैं, दे बिहेव एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और इसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं और ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाता है, इथेनोइक एसिड तैयार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कोहल को इथेनोइक एसिड में कैसे कन्वर्ट करें, यानी कि ये वाला रिएक्शन काम आ जाएगा इसमें। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं एडिशन की। तो एडिशन में बात करें अगर हम, तो एडिशन में क्या किया जाता है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखो कि जो ऑयल है उसको फैट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोजन ऐड करना जरूरी है। तो जैसे यहाँ पर ये ना ऑयल होता क्या है, ऑयल इज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जहाँ भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गया वो अनसैचुरेटेड है, क्योंकि उसमें और हाइड्रोजन ऐड किया जा सकता है, गुंजाइश है। तो अनसैचुरेटेड को सैचुरेट में बदलना है, यानी कि पूरा सिंगल बॉन्ड में बदलना है। तो कैसे होगा, हाइड्रोजन ऐड करके। हाइड्रोजन ऐड करने के लिए यहाँ पर एक कैटलिस्ट यूज होता है, निकल। ठीक है, ये निकल मेटल कैटलिस्ट की तरह यूज हो रहा है, जो हाइड्रोजन को यहाँ पर ऐड करने में हेल्प करता है। ये देखो, ये जो एक्स्ट्रा एक बॉन्ड है इसको तोड़ के, सपोज ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, और वो बॉन्ड जो एक्स्ट्रा बॉन्ड ब्रेक हुआ उसमें ये जो हाइड्रोजन एक यहाँ से अटैच हो गया, एक यहाँ से अटैच हो गया, और ये जो आपका ऑयल है वो फैट में कन्वर्ट हो गया। इस रिएक्शन को हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल भी कह सकते हो आप, इनटू फैट, है ना, ऑयल को फैट में कन्वर्ट करने वाला रिएक्शन। अच्छा, ऑयल को फैट में कन्वर्ट क्यों करते हैं सर, ऑयल तो वैसे ही अच्छा है हेल्थ के लिए, फैट तो खराब है। ठीक है,
तो बात ये है कि ना स्टोरेज के लिए इसको किया जाता है। ऑयल ज़्यादा दिन तक स्टोर नहीं हो सकता, केमिकली ख़राब हो जाएगा। फैट जो है वो इतना जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो ये वाला चीज़ किया जाता है भाई फ़ायदा कमाने के लिए। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में याद रखना कि जो भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, जनरली वो रिएक्टिव नहीं होते, पर यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त दिलचस्प चीज़ देखी जाती है कि वो क्लोरीन जो है उससे रिएक्ट कराया जा सकता है बहुत फास्ट। वो भी कैसे? सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है, हाइड्रोजन को निकाल के क्लोरीन अटैच किया जा सकता है। जैसे मीथेन को बना दिया मिथाइल क्लोराइड, और देखो जो हाइड्रोजन निकला था वो एक क्लोरीन से अटैच हो गया, HCl बना लिया। याद रखना रिएक्शन काफ़ी फास्ट होता है, ठीक है। इसके बाद बात करें हम कि यहाँ पर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड को अलग से तुमको दिया गया है, तो याद रखना इथेनॉल जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए माना जाता है क्योंकि केमिकली वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर ना इंसानी दुनिया में आपको पता है कि अल्कोहलिक बेवरेजेस जो होते हैं, जो भी अल्कोहल जितने भी तुम नाम बता दो, बियर, वोडका, बियर, जो भी कुछ नाम है, उसमें अल्कोहलिक बेवरेजेस में इथेनॉल ही वो अल्कोहल है जो यूज़ किया जाता है। अल्कोहल की फैमिली में मिथेनॉल और बाकी सब जो है वो मेजरली पॉइजनस होते हैं, तो इट इज़ ओनली इथेनॉल दैट इज़ यूज इन अल्कोहलिक बेवरेजेस। पर इसके अलावा है ना, इसके और भी एडवांटेज है, जैसे कि ये ना सॉल्वेंट, बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। तो कफ सिरप में, टॉनिक्स में जो सॉल्वेंट होता है ना वो इथेनॉल ही होता है, ठीक है। इसके अलावा जो टिंचर आयोडीन होता है जो जख्म पे लगाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आयोडीन जो है किस में मिलाया जाता है? इथेनॉल के अंदर ही। इसके अलावा इथेनॉल जो है वो पेट्रोल में मिला के पावर अल्कोहल भी बनाया जा सकता है, ठीक है। आपको पता होगा आजकल ये किया जा रहा है, ठीक है। सो ये इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH है, तो ये अल्कोहल फैमिली से, ठीक है। और अल्कोहल्स न्यूट्रल होते हैं, याद रखना इनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। इथेनोइक एसिड की बात करें, CH3COOH एसिडिक होता है, ये तो सबको पता है। 5 to 8% सोल्यूशन ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर विल गिव यू विनेगर, तो ये विनेगर अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है। और इसका आपको एक और चीज़ पता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये ना एसिटिक एसिड जो है, इथेनॉल या एसिटिक एसिड, ये जो है ये ठंडी के मौसम में 17 डिग्री के अंदर फटाक से ये क्या हो जाता है? फ्रीज हो जाता है, बर्फ़ बन जाता है, तो इसको इसलिए ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहा जाता है। अब मैं इंपॉर्टेंट कुछ रिएक्शंस की बात करूं, इथेनॉल जो है वो अगर हम यहाँ पर सोडियम से अगर रिएक्ट करें, इथेनॉल को सोडियम से रिएक्ट करें, तो ये क्या बना सकता है? सोडियम इथॉक्साइड यहाँ पर बना दिया, C2H5ONa प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है, याद रखना। और इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में अगर रिएक्ट कराया जाए तो यहाँ पर ये क्या बनाता है? इथीन बना रहा है प्लस वाटर दे रहा है। और इसके अलावा बात करें इथेनोइक एसिड की, तो इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ में मिला के, इथेनोइक एसिड इथेनॉल के साथ मिला के एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनाया जाता है, विच इज़ एस्टर प्लस वाटर। तो ये जो एस्टर है ये काफ़ी यूजफुल है, फ्रूट की एसेंस होती है, तो अलग अलग फ्लेवरिंग एजेंट्स में इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड जब भी 10th में आ गया तो याद दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, इथेनॉल प्लस इथेनोइक एसिड गिविंग एस्टर। अच्छा, इस एस्टर को अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाए तो एस्टर से ना हम सोप बना सकते हैं, CH3COONa। तो यहाँ पर ये CH3COONa बनाया जा सकता है प्लस इथेनॉल, तो ये रिएक्शन को सेपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, जिससे एस्टर से सोप बनाया जा रहा है। क्योंकि ये जो सोप है ना एक और तरीके से बनाया जा सकता है, जब हम इस CH3COOH में अगर हम Na यहाँ पर NaOH मिलाएं तब भी ये बन सकता है, लेकिन दैट इज नॉट कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। जब एस्टर से बन रहा है तब उसको सेपोनिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड में यहाँ पर है सोप एंड डिटर्जेंट, याद रहे मैं ये वाला चीज़ बताने वाला हूँ अभी। सोप एंड डिटर्जेंट की बात करें, सोप जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, डिटर्जेंट जो है वो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड होता है। बस ये इतना ही याद रखना है, इसके बाद में फिर जो बाकी चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये हार्ड वाटर में यूज़ नहीं किया जा सकता, मतलब इफेक्टिव नहीं होता, जबकि ये हार्ड वाटर में इफेक्टिव होता है डिटर्जेंट, पर ये थोड़ा कपड़ों में हार्श होता है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जब हम सोप और डिटर्जेंट के क्लेंजिंग एक्शन की बात करते हैं तो भैया जैसे सोप जो है उसका फॉर्मूला क्या है? CH3CONa। तो Na जो ये प्लस वाला एंड है ना, ये एंड जो है ये हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक यानी वाटर लविंग, और ये वाला एंड जो है ये हाइड्रोफोबिक है, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। तो ये वाटर हेटिंग जो है, ये जब पानी में जब मिलाओगे सोप मॉलिक्यूल तो आपस में ही ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिससे कि जितने भी हाइड्रोफोबिक एंड है वो सब अंदर की तरफ आ जाएंगे, हाइड्रोफिलिक एंड बाहर की तरफ आ जाएंगे, एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर बनेगा जिसको मिसेल कहते हैं। अब ये कपड़ों पे कैसे काम करते हैं? मान लो कपड़ों पे ये डर्ट है, ये ऑयल बेस्ड डर्ट है, तो ये डर्ट के ऊपर वो जो
हाइड्रोफोबिक एंड है वो जाके छिपने की कोशिश करता है, यानी कपड़ों के रेशे में डर्ट जो है वो जाके अपनी जगह जमा चुका है। अब ये हाइड्रोफोबिक एंड छुपने के लिए उसके अंदर अपने टांग घुसा रहे हैं, और इसलिए वो क्या होता है, धीरे धीरे उसकी पकड़ कमज़ोर होती है और वो जो भी ऑयल बेस्ड डर्ट है वो निकल के, ज़िद्दी दाग जो है निकल के बाहर आ गया, मिसेल ने उसको ट्रैप कर लिया। इस तरीके से क्लेंजिंग एक्शन हो जाती है। आगे मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें ये याद पता होनी चाहिए, जैसे कि हाइड्रोकार्बन में बोला कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली कार्बन और हाइड्रोजन, तो इसके ना दो टाइप आपको याद रखना है, एक एसाइक्लिक, ठीक है, जिसको जनरली हम एलिफेटिक नाम से हम जान रहे होंगे, और दूसरा है साइक्लिक स्ट्रक्चर में। साइक्लिक में देखो ये जो क्लासिफिकेशन अलग तरीके से कर सकते हैं, हम 10th के हिसाब से अपना कर रहे हैं। तो यहाँ पर एसाइक्लिक में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, मैंने बताया सैचुरेटेड मतलब कंप्लीटली सिंगल बॉन्ड, तो उसमें सिर्फ अल्केन आता है। अनसैचुरेटेड में अल्कीन और अल्काइन आता है, यानी डबल वाला आ गया तो अल्कीन और ट्रिपल आ गया तो अल्काइन, ठीक है। और इसी हिसाब से हमने ये चीज़ देखी थी। फिर साइक्लिक की अगर हम बात करें तो साइक्लिक में साइक्लो अल्केन आपको पढ़ना है, और ये भी बताऊंगा मैं आपको, जैसे एग्जांपल साइक्लोप्रोपेन। और एरोमेटिक, एरोमेटिक में सिर्फ एक एग्जांपल याद रखना है, बेंजीन, इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा, C6H6 होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे देख ही लो कि ये साइक्लो अल्केन की हम बात कर रहे हैं, तो साइक्लो अल्केन में ये पहला मेंबर जो इसका होता है साइक्लोप्रोपेन। तो ये साइक्लोप्रोपेन देख लो, ये 3 कार्बन, सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब रिंग स्ट्रक्चर, साइक्लो मतलब रिंग, रिंग में सब में सिंगल बॉन्ड है। तो बचा हुआ देखो 2-2 बॉन्ड है हर कार्बन का, यानी हर कार्बन में 2-2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे दिखा दो या सीधे H2 लिख दो। और अगर साइक्लोब्यूटेन ये रहा, साइक्लोहेक्सेन ये रहा, इस तरीके से, ठीक है। एरोमेटिक में मैंने बेंजीन बोला C6H6, तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल इसी तरीके से 6 कार्बन है, पर ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स भी होते हैं वहाँ पे, और क्योंकि हर कार्बन में 3 बॉन्ड पूरे हैं तो यानी एक एक हाइड्रोजन चाहिए, इसलिए C6H6 होता है। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो आपको फंक्शनल ग्रुप पता होने चाहिए, कौन से 5 फंक्शनल ग्रुपों को एडिशनली पढ़ने हैं। तो ये हो गया आपको हैलोजन अब अटैच किया, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ये सब अटैच किया, ठीक है, तो उसका नाम बनेगा क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, ब्रोमो ऑक्टेन, जो भी है। तो इस तरीके से नेमिंग होती है यहाँ पे। हैलो अल्केन आप जनरली याद रखो, ठीक है। अल्कोहल की अटैचमेंट है, यानी OH की अटैचमेंट है। अल्कोहल का मतलब क्या अटैचमेंट है, OH की अटैचमेंट है। तो इस अटैचमेंट का सफिक्स अटैच होता है, मतलब अल्केन में से E को कट करके और ऑल लगाया जाता है। तो जैसे कि मिथेनॉल, इथेनॉल, इस तरीके से नेमिंग होती है। तो जैसे यहाँ पर ये प्रोपेन में एक H हटाया, OH लगा दिया, तो ये बन गया प्रोपेनॉल, ठीक है। E हटा के ऑल लगाना है बस। अल्डिहाइड मतलब क्या है, अल्डिहाइड मतलब C डबल बॉन्ड O और H का अटैचमेंट है। तो इसको जो है ना, इसको क्या कहा जाता है, अल्डिहाइड कहा जाता है। ये हमेशा टर्मिनल एंड कार्बन पे लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इसमें क्या लगता है, जैसे यहाँ पर E को हटा के ऑल लगाया गया, इसमें E को हटा के आल लगाते हैं, तो प्रोपेनाल, इथेनॉल, मिथेनॉल, इस तरीके से, ठीक है। कीटोन में क्या होता है, यही डबल बॉन्ड O ही लगता है, ठीक है, लेकिन वो बीच वाली कार्बन में, कोई भी मतलब अंदर वाली कार्बन में लगेगा। एंड कार्बन पे है तो अल्डिहाइड, बीच वाली कहीं कार्बन पे लगा तो कीटोन, ठीक है। तो सेकंड पे, थर्ड पे तो नंबरिंग आ जाएगी वहाँ पे। तो वैसे यहाँ पर अगर देख लो फॉर एग्जांपल ये 3 कार्बन में तो नंबरिंग जरूरत नहीं, वैसे बीच में एक में ही है, तो ये हो गया प्रोपेनोन। इसमें E को हटा के ओन लगाया जाता है एज ए सफिक्स। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या होता है अटैचमेंट, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OH की अटैचमेंट होती है, सफिक्स क्या लगेगा, ओइक एसिड, E को हटा के ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, उस तरीके से यहाँ पर ये हो गया प्रोपेनोइक एसिड। ये भी टर्मिनल कार्बन पे ही लग सकता है, आप जैसे देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद बात करें नेमिंग की IUPAC में, तो देखो 1 2 3 4 5 वाला अल्केन यानी पेंटेन, तो इसका रूट नेम तो हो गया पेंटेन सर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, कौन सा क्लोरीन लगा हुआ है, सेकंड पे लगा हुआ है, तो 2 क्लोरो 2 है तो उसका डैश लग जाएगा, 2 क्लोरो पेंटेन हो गया ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें डबल बॉन्ड है, 1 2 3 1 2, यहाँ से नज़दीक पड़ रहा है, तो ये हो गया 2, और आपका क्या है, ये अल्कीन है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी पेंटीन है, तो 2 पेंटीन बोल दिया इसको, ठीक है। असल में इसका नाम पेंट 2 इन होता है, पर 10th में चल जा रहा है तो चलाते हैं। और उसके बाद अब देख लो यहाँ पर, अगर समझो इसी में सेकेंड पे भी होता और यहाँ भी होता तो 2 और 4 डाई पेंटीन कहते हैं उसको, ठीक है। अब इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 ब्रांच नज़दीक पड़ रहा है यहाँ से, तो हम इसको 2 और 3 नंबरिंग दे देंगे। तो ये हो गया 2,3 और 2 क्लोरीन है, इसलिए डाई क्लोरो, और फिर 6 है इसलिए क्या है, हेक्सेन, ठीक है। अच्छा, अटैचमेंट ऐसे भी लग सकती है, फॉर एग्जांपल अटैचमेंट CH3 भी लग सकती है, आपको पता है ना, इसको मिथाइल कहते हैं, ठीक है। अल्काइल ग्रुप इन जनरल, मिथाइल, इथाइल, तो ये 4th पे हो जाता, तो 2,3 डाईक्लोरो
और 4 पे है मिथाइल, तो यहाँ पे ऐसे आ जाता कि 4 मिथाइल हेक्सेन, ऐसे नाम पड़ जाता, 2,3 डाइक्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अल्फाबेटिकली यहाँ पर C पहले आ रहा है, M बाद में आ रहा है, तो वैसे भी यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर को फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसमें देख लो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यानी हेप्टेन है, और 2 पे क्लोरो है, 3 पे ब्रोमो है, तो 2 क्लोरो 3 ब्रोमो हेप्टेन बोल सकते हैं? नहीं, अल्फाबेटिकली B पहले आता है, C बाद में आता है, तो इसलिए यहाँ पर 3 ब्रोमो 2 क्लोरो हेप्टेन ऐसे कहा जाएगा। मतलब लिखा नंबरिंग में तो ये पहले आया, पर अल्फाबेटिकली जो आया पहले उसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से और IUPAC अगर करना है प्रैक्टिस तो उसके लिए वीडियो बनी हुई है, ज़बरदस्त तरीके से देख लेना। बाकी इसमें कोई डाउट है कमेंट में बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, जय हिंद।